नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज एक बड़ी जानकारी के साथ में हम आपके सामने उपस्थित हैं। प्रॉपर्टी जगत, रियल एस्टेट जगत से जुड़ी हुई एक बड़ी जानकारी। कल अंशल एपीआई ग्रुप को एनसीएलटी ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया है। अंशल ग्रुप इंडिया का माना हुआ बड़ा ग्रुप है, प्रॉपर्टी ग्रुप है। रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर एक बड़ा नामी ग्रुप है। पूरे भारत भर में इसके प्रोजेक्ट हैं और जयपुर में भी इसके अंशल सुशांत सिटी के नाम से प्रोजेक्ट्स हैं। इस बड़ी खबर का भारत में 5,000 से ज़्यादा एक्टिव निवेशकों का बहुत ही ज़्यादा नुकसान हो गया इस खबर के आने के बाद से। बहुत बड़ी मात्रा में बायर्स जो एक्टिव हैं, जो शेयर धारक हैं कंपनी के, उनको बहुत बड़ा नुकसान फेस करना पड़ा है। अंशल ग्रुप एक बड़ी नामी कंपनी है भारत की। अंशल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम से ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड कंपनी है। आप देख रहे हैं कि आज की मैं बाजार की रिपोर्ट आपको दिखा रहा हूँ और आज बायर्स एक भी अवेलेबल नहीं था बाजार के अंदर मोस्टली ज़्यादातर समय तक, और शेयर ₹5.53 पर ट्रेड हुआ है। लास्ट ट्रेड आप देख रहे हैं आज की डेट में 5 मार्च को 3:29 साढ़े 3 बजे मार्केट की क्लोजिंग होती है। 100 की क्वांटिटी में लास्ट जो शेयर बिके हैं 5.53, और कुल आज 4,40,000 के शेयर आज भी बिकवाली हुई है। 80,000 तकरीबन 80,000 शेयर्स का वॉल्यूम आज भी मार्केट में था। इसका असर आम जनता पे अब आपको जानकर बड़ा ही अजीब लगेगा कि इस तरह की कोई बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी जब दिवालिया हो जाती है तो उसका सबसे पहला जो असर पड़ता है उन लोगों पर पड़ता है जिन्होंने अब इन प्रॉपर्टी रियल एस्टेट कंपनीज के साथ में इन्वेस्टमेंट कर रखा होता है और राइट्स अभी तक ट्रांसफर नहीं हुए होते हैं। इन बिटवीन में जो केसेस चल रहे होते हैं सबसे ज़्यादा तकलीफ उन लोगों को भुगतनी पड़ती है। जयपुर में अंचल के जो 2 प्रोजेक्ट हैं वो काफ़ी पुराने प्रोजेक्ट हैं। ऑलरेडी सभी कुछ उसमें सोल्ड आउट हो चुका है, लेकिन क्योंकि 2 साल से इन्होंने इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई किया हुआ था कोर्ट में, और 2023 से ही ये कोर्ट इंसॉल्वेंसी के लिए कोर्ट में जा चुके थे, जिससे कि इसके जो प्रमोटर्स हैं वो प्रमोटर्स सेफ साइड में रहें और उनके ऊपर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई होने से वो बच जाएँ, जिसके लिए वो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट 2016 के अंतर्गत कोर्ट जा चुके थे अपने बचाव में। ये बात आम जनता तक जाहिर नहीं थी और जयपुर में भी इनके जो एकल पट्टे के सौदे इनके पास बचे हुए थे। रिसेंटली जयपुर में सुशांत सिटी फर्स्ट में अंचल के अंदर स्प्लेंडर होम्स अपार्टमेंट पड़ता है, उसके साथ वाली जो ज़मीन है वो 2023 में बिकवाली की गई है, एकल पट्टे की वो ज़मीन। इसमें पूरी क्लैरिटी तो नहीं है कि उसका ट्रांसफ़र सारा काम हो चुका था या नहीं हो चुका था, लेकिन इस तरह के सौदों से पता चलता है कि जब कंपनी इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करने की प्रोसेस में होती है तो किस तरह से प्रमोटर, मान लीजिए कोई प्रमोटर की 100 करोड़ रुपए की वैल्यू की कोई एसेट है और वो उसे, क्योंकि रियल एस्टेट के ज़्यादातर सौदे 50-50 और 50-60 के रेशो में होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में होते हैं सौदे। तो रिकॉर्ड्स के अंदर आपके पास अगर कुछ पड़ा हुआ है, 100 करोड़ की कोई एसेट, 100 लाख की भी कोई एसेट पड़ी हुई है मान लीजिए एग्जांपल के लिए, और उसमें से आप 60% ब्लैक में ले लेते हैं और उसको मार्केट से नीचे रेट में आप सौदा कर देते हैं 40% में। अभी कस्टमर ऐसा आपको मिल जाता है ईजिली, क्योंकि रियल एस्टेट के मार्केट के अंदर इस तरह का काम होता है। 50-50 में ही सौदे होते हैं, 50-40 में ही सौदे होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट में ही सौदे होते हैं। तो इंसॉल्वेंसी में आप सोचिए आम जनता के साथ में ये कितना बड़ा धोखा होता है, जब लोगों ने अपने मेहनत की कमाई, ज़िंदगी भर का जोड़ा हुआ पैसा इन प्राइवेट प्रमोटर्स, बिल्डर्स के हाथ में जब वो सौंपते हैं, और जब ऐसे बड़े-बड़े ग्रुप खुद को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर लेते हैं और सभी तरह की कानूनी कार्रवाई जो सीमित हो जाती है उनके कंपनी के कैपिटल तक, यानी कि उनका उसमें पर्सनल कोई लॉस नहीं होता है। जितनी कंपनी की लायबिलिटी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी जितनी कंपनी की होती है, वहाँ तक ही नुकसान उनको भुगतना होता है। और उसमें वो कंपनी के ऐसे सौदे, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 2023 में ही अंचल सुशांत सिटी फर्स्ट जयपुर में जो एक लैंड की डील हुई 2023 के अंदर, उनका एक एकल पट्टे की लगभग 1.5 से 2 बीघा के आसपास वो ज़मीन होगी जो इन्होंने 2023 में बेची। अब उसमें कितना व्हाइट था, कितना ब्लैक था, तो ऐसा इन्होंने देश भर में किया होगा, अलग-अलग जगहों पर किया होगा, और इंसॉल्वेंसी डिक्लेयर करने से अब उनकी लायबिलिटी सिर्फ उतनी है जितनी कंपनी की एसेट्स हैं या उसके पास जितनी उसकी लायबिलिटीज़ हैं। 8,000 करोड़ की लायबिलिटीज़ इनकी बताई जा रही हैं। और आप देख पाएंगे स्क्रीन के ऊपर प्रमोटर्स का जो शेयर है, प्रमोटर्स का शेयर तकरीबन 48.77% की प्रमोटर्स के पास होल्डिंग है, बाकी होल्डिंग पब्लिक के पास है। कुछ इसमें से म्यूचुअल फंड और एफआईआईज के पास भी है। और जो कंपनी की प्रमोटर्स की जो वैल्यू है उसमें से 72.38% ऑलरेडी पेड है, गिरवी रखी गई है 72%। कस्टमर जब भी मार्केट में किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है तो देखता है कि प्रमोटर ने खुद के पास कितना रखा हुआ है, यानी कि कंपनी में वो कितना इंटरेस्टेड है, उसने खुद का कितना पैसा लगाया हुआ है। जब प्रमोटर इस तरह से चालाकी करता है कि वो अपना शेयर भी बाजार में गिरवी रखकर उसके ऊपर लोन ले लेता है, कंपनी के एसेट्स को लगभग सभी जगह पे सेल करने लग जाता है, और वाइट में ट्रांजैक्शन की वैल्यू कम होती है, इनडायरेक्टली मनी उसको रिसीव होती रहती है, और वो खुद की कंपनी को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है। तो अब हम ऐसे एक एग्जाम्पल के साथ में इसे देखेंगे कि इसका जब इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया होती है तो किस तरह से उन हकदारों को उनका हित मिलता है जिन्होंने कंपनी को पैसा दिया है, और उससे कोई रियल एस्टेट की कंपनी है तो उससे कोई प्लॉट या उससे कोई फ्लैट खरीदा है, तो उन लोगों के साथ में उनका कितना हित इसके अंदर देखा जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अकॉर्डिंग जो मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है वो वाटरफॉल मैकेनिज्म कहलाता है। सबसे पहला जो राइट बनता है वो इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन कोस्ट का सबसे पहला हक बनता है, मतलब सबसे पहला जो कोस्ट अदा की जाती है सबसे पहले उन लोगों को अदा की जाती है जो इस इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया में
हिस्सेदार होते हैं, यानी कि वो कंपनी की तरफ से अपॉइंट किए गए अधिकारी जो कि इस प्रक्रिया के अंदर जांच करेंगे कि कितना कंपनी की लायबिलिटीज़ हैं और कितनी उसके पास एसेट्स हैं और किस तरह से इसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाना है। तो सबसे पहला राइट उनका है जो इसको सुलझाने के लिए वहाँ पर आएंगे। दूसरा राइट होता है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का, यानी कि उन बैंक्स का, उन नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज़ का जिन्होंने सिक्योर्ड लोन दिया है और बदले में कुछ ना कुछ एज ए सिक्योरिटी वो लैंड के पेपर्स या कंपनी के जो भी अदर सिक्योरिटीज़ कंपनी ने जो उनके पास गिरवी रखी है उस लोन के बदले में, दूसरा राइट उन सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का बनता है। तीसरा राइट बनता है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ में 24 महीने से ज़्यादा जिनकी अदायगी है, ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनकी सैलरी 24 महीने से ज़्यादा का ड्यू है वो। फिर तीसरा जो हक बनता है वो बनता है एम्प्लॉय के वेजेस जो 12 महीने से ज़्यादा जिनका 12 महीने तक का जो भी पेमेंट है एम्प्लॉयज़ का वो अदायगी उसके बाद में देखी जाती है। चौथा जो आता है वो आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, उनका भुगतान किया जाता है, जैसे कि जिन लोगों ने कंपनी को माल बेचा हुआ है लेकिन उनकी पेमेंट अदा नहीं की गई है। वो कंपनियां और वो सप्लायर्स जो कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने सप्लाई दे दी है कंपनी को लेकिन उनकी पेमेंट नहीं हुई है। रियल एस्टेट कंपनी के अगर हम हिसाब से देखा जाए तो रियल एस्टेट कंपनी को माल देने वाला यानी कि ऐसा देनदार जिसने उसको ज़मीन बेच दी है और उसके कुछ पेमेंट या कुछ अदायगी बाकी थी कंपनी की तरफ से जिस पे कंपनी को भुगतान करना था। उसके बाद पांचवा जो हक होता है वो गवर्नमेंट का होता है, छठा शेयर होल्डर्स का होता है। तो इस तरह से इस मैकेनिज्म के हिसाब से यूँ तो 330 दिन का समय दिया जाता है इस काम को करने के लिए, लेकिन अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो ऐसा हो नहीं पाता है। कोर्ट्स इसको करने में काफ़ी समय लग जाता है उनको डिसाइड करने में। फिर उसके बाद ये कंपनियाँ अगर अपील में चली जाती हैं तो अपील में वो प्रक्रिया और भी कहीं ज़्यादा लंबी हो जाती है। अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें तो देश में सबसे बड़ा एग्जांपल अगर देखा जाए तो रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी एडीएजी ग्रुप कंपनीज जिसमें सबसे बड़ा स्टेक जो था रिलायंस कम्युनिकेशन का था, 46,000 करोड़ की उनकी देनदारियाँ थी जो 2019 में फरवरी 2019 में उन्होंने फाइल की थी बैंक्रप्सी और मई 2019 में उनकी एडमिट कर ली गई थी। रेजोल्यूशन जो कंपनी के एसेट्स के हिसाब से जो रिकवरी हुई थी लेंडर से रिकवरी हुई वो 26,000 करोड़ की हुई, यानी कि 57% पैसा रिकवर हुआ नहीं। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की 7,000 करोड़ की देनदारी थी और इंसॉल्वेंसी के अंदर अभी तक भी उसके अंदर कुछ प्रोसीडिंग्स बाकी हैं। रिलायंस कैपिटल जिसकी 40,000 करोड़ की देनदारी थी और नवंबर 2021 में उसे एडमिट किया गया और एडमिटेड क्लेम 23,666 करोड़ के रेजोल्यूशन उसके अंदर मिला, जिसके अंदर रिलायंस पावर के अंदर 2,800 करोड़ की डेप्थ थी। कुल मिलाकर के आप देख रहे हैं कि जो कंपनी इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी इंसॉल्वेंसी वाला एग्जांपल अगर हम देखें तो 2019 का अभी तक भी इसमें कुछ हिस्सा जो है वो अभी पेंडिंग चल रहा है, बाकी ज़्यादातर जो है नवंबर 2021 तक इसके अंदर डिसाइड हो गया था। तो ये एग्जांपल हमको बताता है कि कितना समय इसमें लग सकता है। 2023 के अंदर रिलायंस कैपिटल का एनसीएलटी ने अप्रूव किया था एक्सटेंशन फॉर रेजोल्यूशन सितंबर 2023 में, जो कि टोरेंट इन्वेस्टमेंट का 3,750 करोड़ की बिड अंडर चैलेंज थी, जिसकी वजह से 2023 तक ये कंप्लीट नहीं हुआ था। अभी आपको मैं बता दूं कि नोएडा के अंदर तकरीबन 30 ऐसी कंपनियां हैं जिन्होंने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया हुआ है और गुड़गांव में 23 ऐसी रियल एस्टेट की कंपनियां हैं जिन्होंने इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 के लिए 2016 के अंदर फाइल किया हुआ है इंसॉल्वेंसी के लिए। तो आप देख रहे हैं कि रियल एस्टेट की कंपनियों की भारत में क्या स्थिति है। अभी आपकी शायद नॉलेज में होगा कि इंडिया की सबसे बड़ी नामी रियल एस्टेट कंपनी के ऑनर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरे ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं, उस कंपनी का मैं नाम यहाँ पर स्पेशली ले लेता हूँ, डीएलएफ जो इंडिया की सबसे नामी कंपनी है, उनके खुद के डायरेक्टर ने कहा था कि मेरे ज़्यादातर जो पैसा लगाने वाले हैं वो या तो डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट हैं या उनके ऊपर कोई ना कोई केस चल रहा है या कोई बेल पे बाहर है। इस तरह का उन्होंने एक इंटरव्यू में जवाब दिया था। आपको जानकर इस बात में बिल्कुल हैरानी नहीं होगी कि इंडिया के अंदर ऐसी बहुत सारी कंपनियां हैं जो अभी तक नामी कंपनियां शेयर मार्केट से गायब हो चुकी हैं। यूनिटेक जैसी नामी कंपनियां, आम्रपाली जैसी नामी कंपनियां, जेपी ग्रुप जैसी नामी कंपनियां जो आज शेयर मार्केट में दिखाई नहीं देती हैं, उन्हीं की तरह अब अंचल भी आज शेयर मार्केट से आज आखिरी दिन उसका ऑपरेट करने का था। स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं लास्ट जो शेयर आज की डेट में ट्रेड हुआ है वो ₹5.53 पर ट्रेड हुआ है, ₹5.53 पर। पिछले एक वीक से इनका शेयर 6.89 से 5.53 तक आ गया था और एक महीने के अंदर इनके शेयर में 36.87% की गिरावट देखी गई थी। पिछले एक साल में कंपनी का शेयर 47.58% गिर चुका है। अगर हम सिर्फ दिल्ली एनसीआर की बात करें तो आज की डेट में तकरीबन 5 लाख ऐसे होम बायर्स हैं जो डिस्ट्रेस्ड हैं, डिलेड हैं, जिनके प्रोजेक्ट्स ये नाइट फ्रैंक की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 5 लाख ऐसे डिस्ट्रेस्ड बायर हैं। लीगल डिलेज 500 दिन से ज़्यादा का है और बड़े बड़े नाम आम्रपाली ग्रुप, जेपी इंफ्राटेक, द 3C कंपनी, यूनिटेक, अंचल एपीआई ऐसे बड़े बड़े नाम खुद को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर चुके हैं। और नोएडा में ऐसे करंटली 30 प्रोजेक्ट हैं, गुड़गांव में ऐसे 23 प्रोजेक्ट हैं जो अभी इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016 के अंडर फाइलिंग किए जा चुके हैं। तो इससे एक बड़ा सबक हम सबको मिलता है। पहला सबक इस बात का कि हम अगर आंख बंद कर लें और ये भरोसा कर लें कि प्रोजेक्ट गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, प्रोजेक्ट जेडीए से अप्रूव है या कहीं के भी डेवलपमेंट अथॉरिटी से अप्रूव है, तो हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई है। बिल्कुल भी आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको पूरी तरह से किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर भरोसा नहीं करना है, खुद से जांच करनी है और जांच करनी अगर आपकी क्षमता से बाहर है तो मैं समझता हूँ कि जो प्रोजेक्ट कम से कम 70 से 80% पूरा हो चुका है उसी में ही आपको, और जो नामी बिल्डर है या जिस बिल्डर का काम आप चेक कर पा रहे हैं, मौके पर जाकर चेक कर पा रहे हैं, सिर्फ उसी के अंदर आप पार्टिसिपेट करें और
जल्दी से जल्दी इस डील को आप अंडर प्रोसेस किसी भी डील को डिले ना करें, उसको जल्दी से जल्दी खत्म करें और अपना मौके पर जाकर के पोजीशन जल्द से जल्द प्राप्त करें, क्योंकि आगे स्थिति इस तरह की बहुत ज़्यादा जयपुर में भी आप सबको देखने को मिलेगी, जैसी नोएडा और गुड़गांव में आज परिस्थिति है। 5 लाख डिस्ट्रेस्ड होम बायर्स कोई छोटा नंबर नहीं होता है। एनसीआर के अंदर 5 लाख डिस्ट्रेस्ड होम बायर्स ऐसी यूनिट्स हैं जो कि किसी न किसी तरह की लीगल परेशानी जिनके अंदर चल रही है। और दूसरा सबसे बड़ा सबक उन लोगों के लिए है जो शेयर मार्केट में रियल एस्टेट कंपनीज़ में पैसा लगाते हैं। रियल एस्टेट कंपनी की ज़्यादातर जो अर्निंग होती है वो यूनिट सेल करके होती है, और यूनिट सेल में आज हम जानते हैं भारत में ज़्यादातर बिल्डर प्रमोटर दोनों ही पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं, वाइट और ब्लैक। और जो ब्लैक में पेमेंट होता है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, किसी भी ट्रांजैक्शन का कोई भी कंपनी की बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं होता है। तो जो भी डाटा होता है कंपनी का कि इतने प्रॉफिट हुआ, उतना लॉस हुआ, इतनी लाइबिलिटी है और इतनी यूनिट्स अवेलेबल है और इतनी नहीं है, वो सब चीज़ें, वो सारा डाटा इस बात से कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है कि ये पूरा का पूरा सेक्टर ही 50-50 के रेशो पे चलता है या 50-40 की 60-40 के रेशो पे चलता है। इस तरह से इस रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर अगर कोई शेयर होल्डर पार्टिसिपेट करता है, उसके शेयर परचेज करता है, तो उसे बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है। ज़्यादातर रियल एस्टेट कंपनी जो इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई करती हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न यही होता है कि वो अपने प्रमोटर्स को सेफ साइड करना चाहती हैं। जब प्रमोटर्स खुद को सेफ साइड करना चाहते हैं तभी वो इंसॉल्वेंसी के लिए अप्लाई करते हैं, और उस इंसॉल्वेंसी के पीरियड के अंदर या उससे पहले ही ज़्यादातर एसेट्स को सोल्ड कर दिया जाता है, या उस पीरियड के बीच में उन एसेट्स को सोल्ड कर दिया जाता है, जिससे आम जनता को जब तक ये बात खुले, जब तक वो अपनी सेफ्टी कर चुके होते हैं। अब ज़्यादातर अंचल के प्रमोटर्स या तो इस प्रक्रिया के चलते 2-4 साल में कंट्री से बाहर शिफ्ट हो जाएंगे, या फिर वो यहीं पर रहकर अपनी ज़िंदगी, आम ज़िंदगी जिएंगे जैसे वो जी रहे थे, और कोई और कंपनी अपनी किसी और नाम से स्टार्ट कर लेंगे। लेकिन आप सोचिए कि उस प्रमोटर, उस बिल्डर के रियल एस्टेट कंपनी या उसके प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने वाली वो आम जनता जिसने उससे वो प्लॉट्स परचेज़ किए हैं, उनके पास इस वाटरफॉल मैकेनिज़्म से जिस तरह से पैसा अलॉट होगा, उस प्रक्रिया के दौरान शायद ही कुछ उनको बच कर के मिलेगा, क्योंकि ज़्यादातर कंपनी जिनके ऊपर, एग्जाम्पल के तौर पर अगर अंचल के ऊपर 8,000 करोड़ की देनदारियाँ हैं, और जब उनकी एसेट्स को बेचेंगे तो रिकवरी अगर 3 या 4 करोड़ की, 3 या 4,000 करोड़ की ही हुई, या जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर अदर कंपनीज़ को देखा जाए तो जहाँ 30% की रिकवरी होती है या 40% की रिकवरी होती है, किसी-किसी केस में तो 20% से भी कम की रिकवरी होती है। अगर 8,000 करोड़ में से आपने सिर्फ 2,000 करोड़ ही रिकवर किया एसेट्स को बेच करके, तो उन 2,000 करोड़ में से जो फर्स्ट राइट है वो राइट सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का है। तो आप सोचिए कि आम जनता को क्या मिलेगा। वो बैंक्स या वो फाइनेंस कंपनी जिन्होंने सबसे पहले क्लेम किया होगा, जो सबसे पहला राइट रखती है, पहला राइट अगर इंसॉल्वेंसी की प्रक्रिया के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले उस सिस्टम को छोड़ करके जो दूसरा राइट होता है, पहला पार्ट तो उस प्रक्रिया को करने वाले लोगों का है, उनकी पेमेंट का है। फिर जो दूसरा सबसे पहला क्रेडिटर है, जो स्टेक होल्डर है, जिसका सबसे पहला राइट बनता है, वो सिक्योर्ड लोन देने वाली कंपनियां हैं। जैसा कि अंसल के केस में आईआईएफएल की बहुत बड़ी अमाउंट है, तो अगर कम रिकवरी होती है तो सबसे पहले उसकी देनदारी दी जाएगी और उसके बाद कुछ बचेगा नहीं, या बहुत कम बचेगा, तो आम जनता तक कैसे उसकी जमा पूंजी रिकवर होगी। तो आप बाद में इसके अंदर कोई भी इलाज इस चीज़ का नहीं है। बेहतर है कि इसमें पूर्व में ही सावधानी बरती जाए। इस तरह की इंपॉर्टेंट जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।